हाय फ्रेंड्स। वैसे तो शेयर मार्केट में अलग अलग इंडस्ट्रीज हैं और हर इंडस्ट्री की अलग इंपॉर्टेंस है, लेकिन रिन्यूएबल सेक्टर एक ऐसा है जिसमें कि सबसे ज्यादा गवर्नमेंट का फोकस है। चाहे वो विंड एनर्जी हो, सोलर एनर्जी हो या ग्रीन हाइड्रोजन हो या किसी भी प्रकार की ऐसी एनर्जी जिसको कि फॉसिल फ्यूल पे, पेट्रोलियम पर डिपेंडेंस नहीं है, वो इंडस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटीज में से एक है। और दोस्तों, इन सारी इंडस्ट्रीज को केटर करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो एक कंपनी डेवलप की हुई है, बनाई हुई है, उसका नाम है इरेडा, IREDA, जिसके बारे में आप अच्छे से जानते हैं। कुछ टाइम पहले ही लिस्ट हुई है कंपनी, और कंपनी एक जबरदस्त बिजनेस मॉडल को लेकर के चल रही है, फ्यूचरिस्टिक है, और आने वाले टाइम में एक जबरदस्त आपको इसमें रैली देखने को मिल सकती है या नहीं मिल सकती है, यह हम जानेंगे आज के वीडियो में। इस वीडियो में इरेडा को हम पूरी तरह से डिकोड करेंगे और वीडियो के एंड तक आप साफ तौर पे जान जाएंगे कि इस कंपनी में कितना पोटेंशियल है और आने वाले दशकों में, वर्षों में नहीं, दशकों में यह आपको किस प्रकार के रिटर्न दे सकती है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इरेडा का सागरनोमिक्स। तो इरेडा के एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं, लेकिन सबसे पहले दोस्तों वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए। अच्छा, मैं बार बार इसलिए कहता हूं क्योंकि मुझे कम से कम भी आपकी तरफ से 500 लाइक्स तो चाहिए ही चाहिए इस वीडियो पे, अदरवाइज मेरा मोटिवेशन कम हो जाता है वीडियो बनाने के लिए। सो दोस्तों, वीडियो को लाइक करिए और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करिए, क्योंकि ऑथेंटिक रिसर्च बेस्ड कंटेंट आपको डायरेक्टली मिल जाए। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इरेडा का सागरनोमिक्स। आप अपने स्क्रीन पर अगर नजर डालेंगे तो दोस्तों, ये इरेडा जो है, जिसका पूरा नाम है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड। अब बेसिकली नाम में ही पता पड़ रहा है कि ये रिन्यूएबल एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है। बट अब खास बात ये है दोस्तों, एक ना क्या हुआ है ये पता है, ये लड़ाई शुरू हुई है। मैं कहूंगा लड़ाई भी नहीं, कंपटीशन शुरू हुआ है, और वो भी हेल्दी कंपटीशन। किसके बीच में? प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर, यानी गवर्नमेंट सेक्टर, इनके बीच में अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने का, अपनी कैपेबिलिटी को बेस्ट प्रूव करने के लिए एक बहुत अच्छी जो कंपटीशन है वो पिछले कुछ सालों में शुरू हुई है। और दोस्तों, ये मान करके चलिए, चाहे वो देश के लोग हों, चाहे वो इन्वेस्टर्स हो, सबके लिए ऐसा कंपटीशन कैसा है? खराब नहीं, एब्सोल्युटली नहीं, ये अच्छा है। जैसे कहते हैं ना, दाग अच्छे हैं, वैसे ही प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर का कंपटीशन अच्छा है, क्योंकि इरेडा वो सारे काम कर रही है जो आपके एनएचपीसी करना चाहती है, जो आपके सुजलॉन जल विद्युत करना चाहती है, जो आपके सुजलॉन एनर्जी करना चाहती है, जो आपके टाटा पावर करना चाहती है। ये सारी कंपनीज भी इन्हीं फील्ड्स में लगी हुई है। तो कहीं ना कहीं मान करके चलिए, इस कंपटीशन से पूरी इंडस्ट्री की ग्रोथ होती है और इंडस्ट्री एक मैच्योरिटी स्टेज पर पहुंचती है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे कि इरेडा जो है वो एज ए बिजनेस मॉडल क्या करती है कंपनी, कहां से पैसा आता है, कहां पैसा जाता है। लेट्स अंडरस्टैंड इट्स बैकग्राउंड फर्स्ट इन वेरी शॉर्ट वे, एंड देन वील गेट इनटू इट्स फाइनेंशियल्स एंड टेक्निकल्स। सो देखिए, आपके ना स्क्रीन पर जरूरी है कि आप पहले बैकग्राउंड को समझे। पहले मैं बैकग्राउंड बता देता हूं, फिर उसकी इंपॉर्टेंस बताऊंगा। देखिए, 1987 में शुरू हुई ये कंपनी इरेडा, जो इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। तो बात क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी को कैटर कर रही है। अब पहले तो रिन्यूएबल एनर्जी में हो सकता है कई मित्रों को कंफ्यूजन हो, तो मैं जरा एक बार क्लियर कर दूं। रिन्यूएबल, इसका मतलब वापस से इस्तेमाल की जाने वाली ऐसी एनर्जी जो खत्म नहीं होती है। जैसे कि अगर आप पेट्रोलियम को यूज करते हैं, अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलाते हैं, और अगर आप 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर गाड़ी को चला लेते हैं, तो जो पेट्रोल उसमें था वो जल करके क्या बन गया? धुआं बन गया, स्मोक बन गया। क्या उस स्मोक से, उस धुएं से आप वापस से पेट्रोल बना सकते हो? नहीं बना सकते। या क्या उससे एनवायरमेंट पे और कोई चीज का असर नहीं पड़ता? मतलब एनवायरमेंट खराब होता है कि नहीं होता है? होता है, उससे पोल्यूशन पैदा होता है। लेकिन अगर आप सोलर एनर्जी यूज करते हो, सौर ऊर्जा को यूज करते हो, रूफ टॉप पे सोलर पैनल आपने लगा रखे हैं, तो उससे बनने वाली एनर्जी से क्या एनवायरमेंट खराब होगा? नहीं खराब होगा। सेकंड चीज, अगर आप विंड एनर्जी यूज करते हो, हवा चला के तेज पंखे जो सुजलॉन एनर्जी के होते हैं ना, विंड मिल्स, उससे अगर घुमा के बिजली बनाते हो, तो क्या हवा खत्म हो जाती है? क्या नहीं होती। क्या उससे पॉल्यूशन होता है? नहीं होता।
सो ये सब एनर्जी जो है वो क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती है कि हमारे देश में रिन्यूएबल एनर्जी 2030 तक एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर बन जाए और हमारा जो पेट्रोलियम का बिल है ना, जो हम बाहर से मंगवाते हैं, वो आधे से भी कम हो जाए। अब इस चीज से जुड़ी हुई जितनी इंडस्ट्रीज है उन सबको गवर्नमेंट बूस्ट करती रहेगी, उनको हेल्प करती रहेगी, और इसी में इरेडा एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। सो मेरे हिसाब से बैकग्राउंड आपको समझाने में थोड़ा सा मुझे टाइम जरूर लगा, वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर हो जाता है, बट दोस्तों लॉजिक समझना बहुत जरूरी है। और एक चीज ध्यान रखिए, हम इसके फाइनेंशियल्स टेक्निकल्स पे जाएंगे, लेकिन जब तक आपको इसका पर्पस पता नहीं होगा, जब तक कंपनी का बिजनेस मॉडल पता नहीं होगा ना, सारी रिसर्च बेकार है, सारे टारगेट्स बेकार है, सारे टिप्स ट्रिक्स न्यूज इंफॉर्मेशन सब यूजलेस है, अनलेस यू नो द 4 थिंग्स। कौन सी? ये कंपनी करती क्या है, इसका पैसा आता कहां से है, इसका पैसा जाता कहां पे है, और ये शेयर होल्डर्स के लिए क्या वैल्यू ऐड कर रही है। जब तक ये 4 चीजें पता नहीं है ना, आप चाहे जितनी रिसर्च कर लो कोई फायदा नहीं है। फंडामेंटल टेक्निकल्स वैल्यू इन्वेस्टिंग सब बाद में आती है, ठीक है। तो यहां आपको समझ में आ गया। अच्छा, इसमें मैं आपको ये भी कहूंगा कि थोड़ी थोड़ी ना इंफॉर्मेशन एक्यूमुलेट करते रहेंगे ना अपन। जैसे मान लीजिए आज अपन ने थोड़ा सा पढ़ा, थोड़ा सा कल जाना एक कंपनी के बारे में, परसों थोड़ा सा और जाना, तो ये न्यूज ना, ये इंफॉर्मेशन बेकार नहीं जाती। और वैसे भी अगर आपने देखा हो तो आपने कभी सुना है क्या, एक गीता का 2nd चैप्टर के अंदर जो श्लोक है वो हमेशा याद रखो, नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यव्यायो न विद्यते स्वल्पमपस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात। मतलब क्या? नेहा विक्रम नाशोस्ति, यानी कि आप थोड़ी सी भी स्टडी करेंगे, थोड़ा सा भी अगर काम करेंगे अपने फील्ड के अंदर, तो वो कभी खत्म नहीं होगा, उससे कोई हानि भी नहीं होगी, नुकसान भी नहीं होगा, बल्कि थोड़ी थोड़ी नॉलेज को बढ़ाते रहो, धीरे धीरे आप स्टॉक मार्केट के एक्सपर्ट बन जाओगे। यू विल नॉट नीड एनी एक्सटर्नल हेल्प। चलिए दोस्तों, सीधा पॉइंट पर आते हैं और चलते हैं कि हम इस कंपनी के बारे में, बैकग्राउंड के बारे में बात करते हैं। आई एम सॉरी दोस्तों, कुछ वीडियो लंबा हो जाता है कभी कभी ऐसी चीजें जानकारी देने की वजह से, बट आई होप यू अंडरस्टैंड। चलिए यहां पर देखें, 1987 में एक कंपनी शुरू हुई और ये मिनी रत्ना है। मिनी रत्ना, जैसे नवरत्ना होते हैं ना गवर्नमेंट के, वैसे मिनी रत्ना है। और सबसे बड़ी बात है बिजनेस प्रोफाइल। करती क्या है जी कंपनी? कंपनी प्रोवाइड्स अ कॉम्प्रिहेंसिव रेंज ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड रिलेटेड सर्विसेज फ्रॉम प्रोजेक्ट कंसेप्चुलाइजेशन टू पोस्ट कमीशनिंग फॉर रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स एंड अदर वैल्यू चेन एक्टिविटीज, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसमिशन, ये सब है। सीधी भाषा में अगर मैं बात करूं तो ये उन सारे प्रोजेक्ट्स को हैंडल करती है जो सोलर पावर से रिलेटेड है, विंड पावर से रिलेटेड है, हाइड्रो पावर यानी जल विद्युत उससे रिलेटेड है, ट्रांसमिशन यानी बिजली एक जगह से दूसरी जगह जाती है उसमें, इवन द बायोमास की जो होती है ना, जो बायोगैस डेवलप होती है, उस पर भी गवर्नमेंट का बहुत फोकस है, तो इरेडा उसको भी हैंडल कर रही है। साथ में वेस्ट टू एनर्जी, इसके अलावा इथेनॉल जो बनता है, अभी आपने सुना होगा कि गवर्नमेंट चाहती है कि पेट्रोल में इथेनॉल 20% जो है वो मिक्स करना शुरू कर दे, कर चुकी है शुरू, लेकिन 20% का टारगेट है गवर्नमेंट के दिमाग में। तो इथेनॉल की मिक्सिंग क्यों? क्योंकि उससे भी एनवायरमेंटल सेव होता है और हमारा पेट्रोलियम बिल जो है वो कम होता है। क्योंकि दोस्तों सबसे बड़ा इंपोर्ट बिल पेट्रोलियम का बिल ही है, और इसको कंट्रोल करना गवर्नमेंट की प्रायोरिटी है, क्योंकि हमें डिपेंड रहना पड़ता है सऊदी अरब पे, रशिया पर, और जो उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, कौन कौन सी कंट्रीज है उन सारे पर, वहां से हमें जो पेट्रोलियम मंगाना पड़ता है और बहुत बड़ा पैसा हमारा वहां जाता है। तो यहां पर सारा फ्यूचर में गवर्नमेंट का फोकस है ग्रीन एनर्जी पर, और इरेडा यही काम कर रही है। अभी बात करें तो 47,514 करोड़ की इसकी लोन बुक है, एंड दैट इज एब्सोल्युटली डाइवर्सिफाइड। अभी डाइवर्सिफाइड किस तरह से है वो भी बात करते हैं। लोन कहां कहां पर इसने दिया हुआ है, देखिए इसमें लोन डिस्बर्स जो किया हुआ उसमें से करीब 32,000 करोड़ का जो लोन था वो लोन सैंक्शनड हैव इंक्रीज्ड फ्रॉम 11,000 करोड़ इन 2021। ये देखिए 11,000 करोड़ का लोन था 2021 में, और अभी कितना है 32,587 करोड़ रुपीस, यानी जस्ट 3 टाइम्स हो गया पिछले 2 साल में। और इसी तरह से जो डिसबर्स करते हैं ना लोन, ये तो लोन वो है जो सैंक्शन हो गया, पेपर पे साइन करके दे दिया, लेकिन डिसबर्समेंट मतलब सामने वाले की जेब में पैसा पहुंच जाना,
ये जो लोन का डिसबर्समेंट हुआ है वो बढ़ा है 8,828 करोड़ से बढ़ के 21,639 करोड़ हो गया है विद इन लास्ट 2 ईयर्स। ग्रोस एनपीएस जो है, जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं, वो 8.7% से कम होके 3.2%, यानी कि कंपनी जो खराब लोन हो जाते हैं ना, जिनका पैसा नहीं आता, उन सबको भी रिकवरी मोड पे डाल करके धीरे धीरे पैसा निकाल रही है ताकि नेट एनपीए ग्रोस एनपीए दोनों कमाए। और नेट एनपीए अब इसका हो गया है 1.66%, जो अच्छे अच्छे बैंकों की टक्कर देने के लिए काफी है। ज्योग्राफिकली अगर आप देखें तो ये 23 स्टेट्स में है। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों, इसको तीनों रेटिंग एजेंसीज ने, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ने AAA रेटिंग दी है। इसके बारे में हम अभी बात और करेंगे। लोन बुक देखें तो देखो, मैं जो आपको कह रहा था ना, ये यहां ध्यान दीजिए, 73% जो लोन है दोस्तों ये दिया है प्राइवेट सेक्टर में, और 27% जो है वो कहां रहा है, वो रहा है पब्लिक सेक्टर में। और रिसेंटली आईपीओ के थ्रू इन्होंने 1200 करोड़ रुपए के आसपास जुटाए हैं, जिसको इन्होंने रिजर्व में रखा है, आने वाले प्रोजेक्ट्स के को फाइनेंस करने के लिए रखा हुआ है, और इस तरह से इन्होंने उसको यूज किया है। अब बात करते हैं दोस्तों इसके फंडामेंटल्स की, और उसमें जल्दी से इसके फंडामेंटल्स पे नजर डालते हैं, और फिर हम चलेंगे इसके कंपनी प्रेजेंटेशन और टेक्निकल्स पे। तो यहां देखिए, सबसे पहली बात, 159 करोड़ रुपीस के आसपास की प्राइस इस समय पे इसकी है। 42,000 करोड़ की मार्केट कैप है। अब एक चीज ध्यान दीजिए, ये ना एक डॉट्स को कनेक्ट करना आना चाहिए कि कंपनी ने 41,000 करोड़ रुपए के लोन सैंक्शन किए हैं और 42,000 करोड़ रुपए की इसकी मार्केट कैप है। सो आप सिमिलरिटी देख रहे हैं इसमें कि कहीं ना कहीं कंपनी एक सही डायरेक्शन में चलती हुई दिख रही है। 215 रुपए इसकी प्राइस गई थी पिछले साल भर में हाईएस्ट। अभी देखा जाए तो ये उससे काफी नीचे है, विच इज अ गुड थिंग। अगर इंडस्ट्री का पी देखो 24 है, कंपनी का पी देखो डबल है 49.6, यानी कि पूरी इंडस्ट्री से ये दुगना वैल्यूएशन डिमांड कर रही है, और लोग दे भी रहे हैं इसको। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 8% है, रिटर्न ऑन इक्विटी 15% है। अगर देखा जाए तो रिटर्न ऑन इक्विटी 15% का मतलब क्या हुआ कि बैंकिंग जो रेट होती है ना आपकी 7-8%, पीएलआर इसको कहते हैं, उसके मुकाबले, मतलब जिसपे बैंकों की नॉर्मल रेट मैं साधारण शब्दों में कहूं तो उसके मुकाबले में ऑलमोस्ट डबल ये इक्विटी में रिटर्न ऑन इक्विटी जनरेट करके शेयर होल्डर्स को दे रही है। अगर बात करें दोस्तों, प्रमोटर की होल्डिंग 75% है, 75%। कौन है प्रमोटर? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही है। तो कंपनी क्या है? कंपनी सेफ है। क्यों सेफ है? क्योंकि भाई बैठा ना उधर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कोई टेंशन नहीं है कंपनी को। तो कंपनी क्या है? सेफ हैंड्स में है। अब बात करते हैं इसमें फटाफट से। इसका एक चीज जो मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, वो पहले आप देख लीजिए कि ये ना इसकी प्राइस और वैल्यूएशन की जो चार्ट है वो है। तो यहां पर क्योंकि लिस्टिंग ज्यादा पुरानी नहीं है तो ज्यादा डेटा तो अवेलेबल नहीं है, बट आप ये देखिए कि ये जो है ना, ये इसका अर्निंग पर शेयर है और वो हायर टेरिटरी में है। और जो नीचे जो आप देख रहे हो ना, ये ब्लू लाइन, ये इसका क्या है? ये इसका प्राइस चल रही है। और ये क्या है दोनों दोस्तों? ये है वैल्यूएशन गैप। ये है वैल्यूएशन का गैप। इसका मतलब कि प्राइस अभी भी थोड़ा सा कम है इसकी अर्निंग्स के मुकाबले। तो वैल्यूएशन गैप जब भी होता है तो कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में वो कवर होता है और प्राइस उसको कैचअप कर लेती है। चलिए फटाफट से देखते हैं दोस्तों इसका जो कंपटीशन है। आप देख सकते हो IRFC हो गई, REC हो गई, IFCI है, PFC है। तो ये कंपटीशन है क्योंकि सेम फील्ड में ही है। बट हम चलते हैं इसके नंबर्स पे नजर डालते हैं। और सॉरी अगर मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूं, आई एम रियली सॉरी, बिकॉज पता है क्या है, आप मेरे वीडियो को चाहो तो 0.5x पे भी देख सकते हो और आप चाहो तो इसे 2x पे भी देख सकते हो। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपको सारी इंफॉर्मेशन कम से कम टाइम में डिलीवर करूं, ताकि कल को आपको यह ना रहे कि मैं इस पर्टिकुलर कंपनी के बारे में ये चीज नहीं जानता। सो मेजरली, मतलब वैसे तो आप देखो तो बहुत सारी चीजें होती है, हजारों चीजें होती है, बट कोर एसेंस चीज मैं आपको डिलीवर इसमें करना चाहता हूं। आई होप आप यू कंसिडर माय पॉइंट। चलिए, रेवेन्यू 2022 में 869 करोड़ था, फिर ये बढ़ा और ये अभी जो हो गया है 1253 करोड़ रुपए हो चुका है। अगर बात करें दोस्तों शुद्ध मुनाफे की, तो शुद्ध मुनाफा यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स करीब करीब 1.5 गुना के आसपास हुआ है, 1.5 गुना से थोड़ा सा ज्यादा, 201 करोड़ से पहुंचा है 336 करोड़। और ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर की जो कैलकुलेशन है वो हम देखें तो 285 करोड़ से 336 करोड़। अगर ईयर ऑन ईयर देखें तो पिछले साल के मुकाबले में ये ग्रोथ रही है इसकी।
और अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो फिर हमारे पास में ग्रोथ है 285 से 336 करोड़ की। ठीक है, सो अच्छी खासी बात है। और एक प्लस पॉइंट देखो, आप ना हमेशा इस चीज पे ध्यान रखना कि इनको बेसिकली मार्जिन कितना मिल रहा है। जो है ना ये नंबर जितना हाई उतना अच्छा। तो ये ना साल भर पहले 28% का मुनाफा कमाते थे भाई। 100 रुपए में से 28% का मान लो मुनाफा है इनका। अब वो मुनाफा बढ़कर के कितना हो गया 31%। तो अगर सेम प्रोडक्ट को, सेम चीज को सेल करके कोई आदमी 28 रुपए की जगह 31 रुपए कमाना शुरू कर दे तो कहीं ना कहीं वो अपनी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा रहा है। और शेयर होल्डर्स को ये चीज आज नहीं तो कल समझ में आएगी और प्रोडक्ट जो प्राइस है उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट करती है। नेक्स्ट देखते हैं, यहां पर एनुअल रिजल्ट्स की बात करें तो 2019 में 2020 करोड़ का रेवेन्यू था, जो बढ़ के अब हो गया 3400 करोड़ से ऊपर। और फाइनेंशियल मार्जिन की बात करें तो देखो दोस्तों, पहले 20% कमाते थे ये, जो मैं कह रहा था ना, तो 20% इनका प्रॉफिट मार्जिन था। बट कंपनी ने अब क्या हुआ होगा, प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा लिया। अब प्रॉफिट मार्जिन कैसे बढ़ता है भाई? देखो ऐसा है, क्योंकि कंपनी फाइनेंसिंग में है, तो क्योंकि ज्यादा इनको फंड की रिक्वायरमेंट है, तो ये क्या करेंगे, जो फंड देने वाले हैं ना उनसे बेटर नेगोशिएट कर लेते हैं। तो क्या होगा, सामने वाला से ये लेते हैं, मान लो पहले 7% पे लेते थे, सपोज करो 7% पे लिया, 10% पे दिया, 3% कमाया। ऐसा मतलब मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं आपको, कम ज्यादा भी हो सकता है एक्चुअल फिगर्स। तो अभी इन्होंने क्या किया, कंपनी की साइज बढ़ गई, तो ये सामने वालों को पुश कर रहे हैं कि मैं 6% नहीं, आप मेरे को सेम फंड 5% पे दो या 6% पे दो। तो वहां से जो 1-2% बढ़े ना, वो 1-2% कहां बढ़े, सामने वाली पार्टी को तो ये अभी भी 10% पे देंगे, लेकिन इनका मुनाफा 1-2% बढ़ गया। इसे कहते हैं नेट इंटरेस्ट मार्जिन, NIM। और NIM एक तरह से फाइनेंसिंग मार्जिन ही है। तो 20% से ये बढ़ के कितना हो गया जी, 33%। इसके और भी तरीके हो सकते हैं, हो सकता है कि ये सामने वालों से ज्यादा अच्छी चार्ज कर रहे हो प्राइस। सो बट पॉइंट आप समझ गए होंगे कि मार्जिन बढ़ना इज अ गुड थिंग। अब इसके अगर इक्विटी कैपिटल और बाकी सारी चीजों में चलने के बजाय हम फटाफट से इंपॉर्टेंट चीज देख लेते हैं एक बार। देखो, ये इसकी शेयर होल्डिंग है, 75% पड़ा हुआ है प्रोमोटर्स के पास, करीब करीब 2% FIIs और करीब 4.5% के आसपास DIIs ने इसको ले रखा है। अब इसके जल्दी से एक बार इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन को देख लेते हैं दोस्तों। देखो, यहां आपको आएगा असली मजा। टेक्निकल्स पे भी चलेंगे बट ये वीडियो लंबा हो जाएगा, मैं जल्दी कोशिश करता हूं कवर करने की। ये भाई मैं सच बताऊं, ये वीडियो कम से कम 3 घंटे का बन सकता है अगर मैं ढंग से बनाऊं तो, मिनिमम 3 आवर्स का, बट आई हैव टू रश नाउ। सो देखिए, ये सब तो छोड़ देते हैं, हम सीधे काम की चीज पे चलते हैं। यहां देखिए आप, जो चीज मैं दिखा रहा हूं आपको, हाँ यहां पर आप देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है कि कहां क्या हो क्या रहा है कंपनी में, कि यील्ड जो है ना इनकी वो बढ़ रही है। यील्ड मतलब जो इनकी कमाई है वो एक तरीके से, और इंटरेस्ट का स्प्रेड जो है ना उसमें भी ग्रोथ है, बट थोड़ा सा ना प्रेशर भी है। तो इस तरह से अपने को देखना होगा। डेट इक्विटी रेशियो जो है वो 5.7 के आसपास था पहले, और अभी हो गया है 5.13, विच इज ओके। और बाकी अगर देखेंगे अर्निंग पर शेयर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमेशा देखना होना चाहिए आपको। EPS जो था वो 2.67 था, और अब ये बढ़ के हो गया 3.91%, विच इज गुड, विच इज रियली गुड। EPS बढ़ने का मतलब कंपनी की शेयर होल्डर्स की कमाई बढ़ रही है। ठीक है, बाकी फाइनेंशियल्स तो हमने देख लिए हैं, ज्यादा हम उसमें डिटेल में नहीं जा सकते, बट आप ये देखिए, 1-2 इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बताऊंगा, फिर हम टेक्निकल्स पे चलेंगे। ये दोस्तों देखिए, सारी की सारी रेटिंग एजेंसीज, चाहे वो एक्वाइट हो, आपकी आइक्रा हो, केयर हो, इंडिया रेटिंग्स हो, सब ने इसको AAA या AA+ पॉजिटिव, मतलब एकदम सॉलिड स्ट्रॉन्ग कंपनी के तौर पे बताया है। ये दोस्तों इनका जो है 41,000 करोड़ रुपए की जो बोरोइंग है वो कहां से हुई है वो है, तो 16,000 करोड़ रुपए इन्होंने जुटाए बैंकों से, FIs से, और 10,000 करोड़ के आसपास इन्होंने जुटाए टैक्सेबल बॉन्ड से। और जब बॉन्ड्स टैक्सेबल बॉन्ड से जुटाते हैं तो वो डेट इंस्ट्रूमेंट एक अच्छी कंपनी, अच्छी क्वालिटी रेटिंग एजेंसी वाली कंपनी को आसानी से लोन, उसमें उसके आसानी से डेट इंस्ट्रूमेंट सेल होते हैं। तो यहां पर क्योंकि AAA रेटेड है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ग्रोस NPAs लगातार कम हो रहे हैं और नेट NPAs भी कंटिन्यूअसली कम हो रहे हैं। अब जल्दी से 1-2 चीजें, एक मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताना चाह रहा था, बट वो दोस्तों है एनुअल रिपोर्ट में, और एनुअल रिपोर्ट है 300-400 पेज की, तो उसमें तो अभी करना मुश्किल है, बट मैं आपको एक सिंपल चीज बता देता हूं, उसको एक वैसे समझाने की कोशिश करता हूं। एक ना क्या होता है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक सिस्टम बनाया है, और उस सिस्टम के तहत जो
खराब पड़े लोन्स है ना, उनको रिकवर करने के लिए गवर्नमेंट ने एक रूल बनाया हुआ है, एक एक्ट बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये कंपनी क्या कर रही है कि जितने पुराने अटके हुए लोन थे उनको तेजी से रिकवर कर रही है। इसका मतलब ये कह रही है कि भाई साहब या तो पैसे दो या फिर हम आपका जो भी एसेट्स है वो रिकवर कर लेंगे। भाई जैसे कार्स का और हाउसेस का होता है ना कि कागज गिरवी रखे हुए हैं और उसके बदले में लोन दिया, लोन नहीं चुकाया तो कंपनी जो है वो उस पूरे एसेट को एक्वायर कर लेती है। सेम वे ये कंपनी ना सरकारी टिपिकल कंपनियों की जैसे नहीं है, ये बहुत एग्रेसिव है और इसलिए ये जैसे ही नुकसान दिखता है फटाक से रिकवर कर लेती है अपना पैसा। सो दोस्तों ये पॉजिटिव चीजें हैं। नेगेटिव अगर मैं कहूंगा तो थोड़ा सा वैल्यूएशन हायर रेंज पे दिख रही है अभी, ये थोड़ा सा एक चिंता वाली बात है। और साथ में गवर्नमेंट का क्लियर रोड मैप अभी तक नहीं आया है कि ये कितना हाइडल प्रोडक्ट पावर पे खर्च करेगी, कितना सोलर पे खर्च करेगी। ये सारी चीजें अभी इस पे वेट एंड वॉच करना जरूरी है। टेक्निकल्स पे नजर डालते हैं हम बिना किसी विलंब के। ये दोस्तों टेक्निकल चार्ट है और आप देख सकते हैं कि जो रन अप इसने शो किया था आपके 2024 के स्टार्ट से ही वो जबरदस्त है। और सीपीआर देख रहे हैं आप बिल्कुल क्लोज था, यहां पर भी जो सीपीआर लाइंस है वो बिल्कुल क्लोज है और क्लोज होने के बाद में आप देखो ये ब्रेकआउट दिया है इसने और ये तेजी दिखाई है। मतलब अगर किसी ने यहां पर इसको पहचाना होता इंडिकेटर को 55 के आसपास बाइंग करी होती तो आराम से 80-90 तक उसने आराम से बेचा होता, 40 रुपया उसने आराम से बनाया होता। सेकंड मौका दिया कंपनी ने यहां पर, और यहां पर सीपीआर जो है वो अगेन फिर से नैरो है और नैरो होने का मतलब ये होता है उसके बाद की जो ग्रीन कैंडल होती है ना वो बताती है एक तरीके का अप ट्रेंड। और देखिए जिसने इसको पकड़ा ना वो यहां पहुंचा, तो ये 100 से करीब करीब 125-150 तक तो आराम से 150-200 तक भी पहुंच, मतलब 200 तक उसने बनाया होगा प्रॉफिट। लेकिन दोस्तों अभी क्या स्थिति है, अब आप ये पूछोगे कि अभी क्या पोजीशन है, तो अभी ना दोस्तों ये बाइंग और सेलिंग के मोड में नहीं है। मतलब ये ना एक कंसोलिडेशन में चल रहा है, सीपीआर की रेंज वाइड है, इसलिए बेटर रहेगा कि यहां ना आप एक ब्रेकआउट का इंतजार करें कि ये या तो ये वाला स्तर तोड़े नीचे की तरफ, ठीक है, ये आपका 140 के आसपास का स्तर है, इसको तोड़ करके अगर ये नीचे जाता है तो वहां एक कंसिडरेशन बन सकता है अगर ये कुछ टाइम तक स्टे करता है। और ये अगर 200 क्रॉस करके अगर हाई की तरफ जाता है देन ये लॉन्ग टर्म के लिए आपको 300 के मतलब 250 to 300 भी आपको शो कर सकता है। तो ये दोस्तों ओवरऑल एनालिसिस रहा है इसका IREDA का। आई होप आपको एनालिसिस पसंद आया होगा, कुछ चीजें छूट भी गई होगी, उसके लिए मैं हृदय से आपसे क्षमा प्रार्थी भी हूं। बट दोस्तों एक चीज जरूर कहूंगा, वो जो मैंने आपको गीता का श्लोक बताया था ना, रोज कुछ ना कुछ सीखते रहो, रोज स्टडी करते रहो। आपको 10-15 स्टॉक्स चाहिए बस पूरी लाइफ में, वो आपको मल्टी बैगर रिटर्न दे सकते हैं, वेल्थ क्रिएशन में आपकी गजब की हेल्प कर सकते हैं। बट उसके लिए ना वो पकड़ने के लिए आपको लगातार स्टडी करनी पड़ेगी। तो आप चैनल पे, चाहे इस चैनल पे या कहीं पर भी, लगातार अपनी रिसर्च जारी रखिए। दोस्तों आपने इतना टाइम दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और हाँ, आप एक जो जिम्मेदारी है वीडियो को लाइक करना और साथ में दोस्तों सारे दोस्तों में शेयर करना। अगर देखो आप मुझे अपना कहीं पर भी ये मानते हो कि मैं मेहनत करके अच्छा कंटेंट आपके लिए बनाने की कोशिश कर रहा हूं, 1% भी अगर ये मानते हो तो दोस्तों ये कंटेंट किसी के काम आएगा, आपके दोस्तों के, आपके रिश्तेदारों के। तो व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम सब जगह इसको, सारे ग्रुप्स में, सारी कम्युनिटीज में इसको शेयर जरूर करिए। ये मेरी तरफ से आपको एक तरह से जिम्मेदारी मैं आपको दे रहा हूं, तो ये करना ही है, इसको शेयर करिए और 500 से ऊपर इस पे लाइक आप ला करके दीजिए। दोस्तों मैं और मेहनत करके नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। आपने इतना टाइम दिया, इतना प्यार, इतना सपोर्ट दिया, आपके जो कमेंट्स हैं मेरी एनर्जी बढ़ाते हैं दोस्तों, उसके लिए हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर आने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, बेल आइकन को ऑन करने के लिए, वीडियो लाइक करने और शेयर करने के लिए हृदय की गहराई से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं दोस्तों एक और एक्साइटिंग शेयर एनालिसिस के साथ में। तब तक के लिए ध्यान रखिए। जय हिंद।